आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अत्यधिक दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जहां पर यह बोला जा सकता है कि सूर्य उस दीर्घवृत्तीय कक्षा के नाभिक पर उपस्थित होता है और धूमकेतु उस दीर्घवृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करती है सूर्य की, जहां धूमकेतु की शुरू से अंत तक रैखिक चाल, कोणीय संवेग, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा एवं कुल ऊर्जा का मान क्या नियत होता है। प्रश्न में यह पूछा गया है, जहां यह बोला जा रहा है कि सूर्य के अति निकट आने पर धूमकेतु के द्रव्यमान में हाश को नगण्य हमें मानना है। इस प्रकार द्रव्यमान हाश का मान नगण्य धूमकेतु के लिए हमें मानना होगा। अब उस सूर्य के सापेक्ष दीर्घवृत्ताकार पर पथ पर घूमते हुए किसी धूमकेतु के लिए हम रचना देखेंगे। अब हमने एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य को उसके नाभिक पर स्थित माना हुआ है, जिसके अनुसार उस नाभिक पर उसकी स्थिति होती है और वह अपनी ही कक्षा पर घूर्णन करती है। और एक धूमकेतु हमने एक स्थिति पर, पहली स्थिति पर धूमकेतु को माना हुआ है। अब धूमकेतु का हम देखते हैं कि सूर्य से दूरी पहली स्थिति पर कितनी है। इसे देखा जाए तो यहाँ पर हम सूर्य के केंद्र से उसकी दूरी को देखते हैं। इस दूरी को मान लीजिए पहली स्थिति के लिए हमने मान रखा है r1। इसी तरह दूसरी स्थिति जब आती है कि धूमकेतु सूर्य के निकट होता है तो उसे हम बिंदु 2 से प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार उसके बीच की दूरी को यहाँ पर सूर्य से केंद्र की दूरी को r2 से प्रदर्शित किया जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धूमकेतु कभी स्थिति पर बहुत अत्यधिक दूर सूर्य से और किसी स्थिति पर अत्यधिक पास होती है। तब इसके आधार पर केपलर ने नियम दिया था। केपलर नियम, उन्होंने 3 नियम दिए। पहला नियम था कक्षा या पथ से संबंधित। कक्षा या पथ, उन्होंने बोला कक्षा या पथ के अंतर्गत कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला धूमकेतु या ग्रह उसके चारों ओर परिक्रमा करती हुई दीर्घवृत्ताकार पथ में कक्षा अपनी तय करती है। तब इस प्रकार सूर्य जो है उस दीर्घवृत्त के अंतर्गत फोकस या उसे कहा जाता है नाभि पर स्थित होता है। नाभि पर स्थित होता है यहाँ पर सूर्य। यह तो उन्होंने कह दिया। दूसरा उनके नियम के अनुसार यह था कि अगर हम देखें कि धूमकेतु की पहली स्थिति और उसकी दूसरी स्थिति, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में क्या नियम था उसका, उसे हम बोलते हैं क्षेत्रफल का नियम। अब देखिए क्षेत्रफल का नियम किस प्रकार से होगा। क्षेत्रफल नियम के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं धूमकेतु की स्थिति पहले और एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात उसकी स्थिति 1' रही होगी तो हम एक कार्य करते हैं कि इसे इस रेखा को मिला देते हैं पहले के साथ। इस प्रकार हमें एक क्या मिला, एक क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पर दूसरी स्थिति से एक क्षण पश्चात 2' दूसरी स्थिति बना देते हैं, यहाँ पर हमें क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। अब देखिए क्षेत्रफल का मान इस स्थान पर अधिक है, अर्थात क्षेत्रफल का मान यदि हम देखें, चलिए यहाँ पर हमें त्रिभुज मिल रहा है। त्रिभुज पहले की स्थिति पर त्रिभुज जो 1s1' के रूप में मिल रहा है। इसी तरह दूसरा क्षेत्रफल बोला गया है 2' क्षेत्रफल 2's2 के त्रिभुज में। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमें बोला जा रहा है कि क्षेत्रफल के नियम के आधारित कि ग्रह या धूमकेतु है उसको सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में, अर्थात इन दोनों के बीच समय ΔT और ΔT का समय अंतराल समान था, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। यह होता है क्षेत्रफल का नियम। यह नियम केपलर द्वारा प्रतिपादित किया गया। अब इस प्रकार ही हम बोले तो क्षेत्रफल के नियम के आधार पर निश्चित समय अंतराल ΔT के लिए और निश्चित समय अंतराल ΔT के ही लिए ये क्षेत्रफल का मान समान है। क्षेत्रफल का मान समान है तो हम बात करते हैं क्षेत्रीय वेग की। क्षेत्रीय वेग से हम क्या बात करें, वेग होता है विस्थापन और समय का परिमाण। विस्थापन किस प्रकार होगा, क्षेत्रफल का विस्थापन और निश्चित समय अंतराल में ΔT में इसका मान नियत होता है बोला है। दोनों का मान नियत होता है तो हम इसे भट्टे में लगा देते हैं। क्या बता दिया, यह बताता है क्षेत्रीय वेग को। इस प्रकार क्षेत्रीय वेग का परिमाण बराबर रहता है। केवल यहाँ पर क्षेत्रीय वेग की बात हुई है। अब हम देखते हैं कि प्रश्न में बोला गया है कि रैखिक चाल यदि हम उसे v से व्यक्त करते हैं तो पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में चलिए हम इसे v1 से प्रस्तुत करते हैं, दूसरी स्थिति में इसे v2 से प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि केवल क्षेत्रीय वेग ही समान होता है, ना कि रेखीय वेग। पहली स्थिति जो हमें रेखीय वेग दी गई है, रेखीय वेग समान नहीं होगा, चूंकि v1 का और v2 की दिशा
अलग अलग है अलग अलग समयों पर, तब हम इसकी दिशा को इसे हम बराबर नहीं कह सकते। इस प्रकार रेखीय वेग यहाँ बराबर होगा नहीं। अब दूसरा पॉइंट हमसे पूछा गया है कि कोणीय वेग क्या होता है। कोणीय वेग जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कोणीय वेग प्रदर्शित होता है ओमेगा से। इसके लिए यदि हम पहले की स्थिति के लिए कोणीय वेग ओमेगा 1, दूसरी स्थिति के लिए कोणीय वेग ओमेगा 2 से प्रदर्शित करते हैं, तो मान लीजिए हम इसके लिए देखेंगे केपलर का तृतीय नियम। केपलर तीसरा नियम क्या कहता है कि कोई एक ग्रह है, ग्रह की औसत दूरी, ग्रह के द्वारा उस दीर्घवृत्ताकार पथ में सूर्य के परिक्रमण का वर्ग जो होता है, सूर्य से उस ग्रह या धूमकेतु की औसत दूरी का घन के समानुपात इसका मान होता है। यह तो हमने देखा केपलर के तृतीय नियम से। अब हम यहाँ पर यदि आवर्त परिक्रमण काल की बात कर रहे हैं टी के लिए, परिक्रमण काल टी को हम जानते हैं, वो इसका मान क्या होता है 2 पाई अनुपात ओमेगा। यहाँ पर यह मान हम रख लेते हैं 2 पाई अनुपात ओमेगा, ये भी वर्ग हुआ और हमें वो औसत दूरी r की घात 3 के रूप में मिली। हम देख रहे हैं अब 1 अनुपात ओमेगा वर्ग का मान जो है उस त्रिज्या के या उस दूरी के त्रिघात के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब जैसे जैसे हम यदि व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब हम जैसे जैसे दूरियों को, ग्रहों के बीच की दूरियों को बढ़ाते जाते हैं, उसके अनुसार कोणीय वेग का मान कम होते जाता है। और जैसे जैसे यदि हम उनके बीच की दूरी को कम करते जाएंगे तो कोणीय वेग का मान वहां पर बढ़ते जाएगा। और पूरे दीर्घवृत्ताकार पथ में कोणीय वेग का मान बराबर नहीं होता या नियत नहीं होता। तीसरे पॉइंट में हमसे पूछा गया कि कोणीय संवेग किस प्रकार नियत होता है कि इसका मान परिवर्तित होता है। जानते हैं कि धूमकेतु और सूर्य के बीच गुरुत्वीय आकर्षण बल होगा। गुरुत्वीय आकर्षण बल लगेगा, उस बल की दिशा कहाँ पे होगी, बल की दिशा हमेशा से इस दीर्घवृत्ताकार कक्ष के कारण हमेशा धूमकेतु और सूर्य को मिलाने वाली केंद्र रेखा के अनुदिशी होगी। तो बल को हम किस प्रकार से निरूपित करेंगे, F से, गुरुत्वाकर्षण बल को, जहां यदि उस पर लगने वाले बल के कारण हम उसके त्रिज्या में परिवर्तन या उस दूरी पर देखे जाएं तो दूरी भी हमेशा त्रिज्यीय रूप में अंदर की ओर ही होती है, अर्थात बल की दिशा और उस दूरी की दिशा एक ही है, समानांतर है। तब इस स्थिति पर हम C बिंदु जो हमें पूछा गया है कोणीय संवेग, कोणीय संवेग किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे संबंधित किया जाता है L से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि उस ग्रह के द्वारा सूर्य की स्थिति पर लगाया गया बल आघूर्ण जिसे टाउ से हम प्रदर्शित करते हैं, इसका परिमाण क्या होता है, इसका परिमाण होता है R और F लगने वाले बल और उसको एक निश्चित दूरी से मिलाने वाली रेखा के गुणनफल के बराबर। सदिश गुणनफल यहाँ पर दिया हुआ है। चूंकि R की दिशा और लगने वाले बल की दिशा परस्पर समानांतर है तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा यहाँ पर 0। चूंकि बलाघूर्ण का मान 0 होने वाला है, बल आघूर्ण को यदि हम कोणीय संवेग से किस प्रकार से निरूपित करते हैं वह देखिए। बल आघूर्ण जो होता है वह कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। जहां इसका मान 0 है, बल आघूर्ण का मान 0 है, इसलिए हमारे पास क्या आया, dl अनुपात dt का मान 0 आया। dt को उस तरफ ले गए तो dl का अनुपात अर्थात कोणीय संवेग में परिवर्तन भी 0 आया। इसके मतलब हम यह कह सकते हैं कि कोणीय संवेग L जो है दोनों स्थितियों पर या पूरी स्थिति पर कोणीय संवेग का मान नियत होता है, तभी उसका परिवर्तन का मान 0 आएगा, तो इसे हम बोलेंगे नियत। तब इस स्थिति पर कोणीय संवेग का मान नियत रहने वाला है। अगले पद में जाते हैं तो पूछा है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के लिए हम देखते हैं कि वेग का मान तो परिवर्तित हो रहा है। अगर पहली स्थिति पर ही देखें, यहाँ पर डी बिंदु पर गतिज ऊर्जा की बात हो रही है, तो गतिज ऊर्जा किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित होता है के से, जहां वेग का मान परिवर्तित होने पर 1:2 m, द्रव्यमान तो उतना ही होगा लेकिन वेग का मान परिवर्तित होगा। इसी तरह दूसरी स्थिति पर उसका मान mv2 वर्ग के बराबर होगा, अर्थात वह दोनों बराबर नहीं होंगे, गतिज ऊर्जा नियत नहीं रहने वाली है। अब यदि बात करें स्थितिज ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा क्या बताती है, अपनी स्थिति के सापेक्ष, सूर्य से उसकी स्थिति के सापेक्ष जो ऊर्जा उस पर विद्यमान होती है। तब यहाँ पर हम देखें तो स्थिति और दूसरी स्थिति पर धूमकेतु की स्थिति बदलती है सूर्य के सापेक्ष, तो सूर्य के सापेक्ष स्थिति बदलने पर उनके बीच की दूरी भी बदलेगी एक निरपेक्ष रूप से बदलने पर यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान हर बिंदुओं पर अलग अलग होगा। यह है तो हाँ, स्थितिज ऊर्जा भी इस पूरे परिक्रमण काल में स्थितिज या स्थिर नहीं होती है। अंतिम रूप से हमें पूछा गया है कुल ऊर्जा किसके कुल ऊर्जा, इसे हम बोलते हैं टोटल एनर्जी, किसका
योगफल होता है गतिज ऊर्जा का और स्थितिज ऊर्जा का। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग होगा और दूसरी स्थिति पे स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग होता है वह बराबर होता है। इस प्रकार यदि हम कुल ऊर्जा को कहें तो कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। यही प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।